नमस्कार छपरा, मैं हूँ आपका दोस्त आरजे रजत और आप देख रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 एफएम। सुने अपने दिल की आवाज। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग एक बहुत ही शानदार, बेहद खूबसूरत सीरीज की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें हम लोग अलग-अलग कलाकारों से, अलग-अलग क्षेत्रों के कलाकारों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, कोविड-19 के बारे में बात करते हैं, उनके पर्सनल उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, कलाकारों के बारे में बात करते हैं। और इसी कड़ी में आज हम उन्हें जोड़ने वाले हैं जो छपरा की शान रही हैं। छपरा ही नहीं, पूरे बिहार की शान रही हैं। और पूरे बिहार को उन्होंने विश्व पटल पे ले जाके रखा है। इसके और बिहार की खूबसूरत कलाओं को, बिहार के खूबसूरत गानों को, कि बिहार में लोक संगीत कितना प्यारा होता है, ये उन्होंने बताया है। उन्होंने बताया है कि बिहार जो है कितनी खूबसूरत जगह है और वहाँ के गाने कैसे होते हैं। और मुझे लगता है कि उनसे बात करना और उनके साथ ये हमारा ये जो साक्षात्कार है, ये बहुत ही शानदार और मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक कहा जाता है कि बहुत खुशनसीबी है। मैम, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। देवी हैं हमारे साथ, लोक गायिका देवी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया इसके लिए। ओके मैम। और जैसा कि मैंने आपके बारे में बताया कि आपने बिहार के लोकगीत को पूरे विश्व पटल पे रखा है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं मैम। ये सफ़र जो है बिहार के लोकगीत को लेके अलग-अलग देशों में जाके कार्यक्रम करना, ये कैसा रहा? इसके बारे में बताएँ थोड़ा। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मेरे शोज़ हमेशा बहुत ज़्यादा चलते हैं इवन इंडिया में भी, इंडिया से बाहर। और इसकी वजह से काफ़ी लोगों से इंटरैक्शन होता है, डिफरेंट कल्चर को भी मैं सीखती हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि बिहार की जनता ने मेरे गानों को बहुत एक्सेप्ट किया। लोगों ने बहुत प्यार, पूरे परिवार के साथ लोग मेरे गानों को सुनते हैं, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वाक़ई। और मैं बताऊँ मैम कि ये एक जो आपकी कमी जो है, अब बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। मैम कुछ करें। थैंक यू। क्योंकि देखिए, मेरे गाने भी आते रहते हैं। अभी मेरा एक लेटेस्ट सॉन्ग भी आया है हिलोर मारे भोजपुरी में, और बाकी कुछ हिंदी गाने भी मैं गाती रहती हूँ। मुझे इश्क का रोग लगा, वो भी रिलीज हुआ है। हुँ, हुँ, और एक अभी लेटेस्ट आया है प्रेम नगरिया। हुँ। तो कुछ ना कुछ मैं गाती रहती हूँ। बिल्कुल। और वही तो मैं बोल रहा हूँ मैम कि कुछ न कुछ आप गाती रहती हैं और मैं आपको सुनता रहता हूँ। तो एक आप गाती हैं, मैं सुनता हूँ, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। आप कुछ गा दें, मैं सुन लूँ और हमारे साथ-साथ तमाम दर्शक जो हैं, वो भी सुनें। बिल्कुल, जो मेरा लेटेस्ट सॉन्ग है हिलोर मारे वो सुना हाँ, देती हूँ। बिल्कुल। और इसका वीडियो भी बहुत अच्छा शूट हुआ है। अभी मैं ऋषिकेश में हूँ, हुँ, और ऋषिकेश में गंगा किनारे इसको हम लोगों ने बहुत ही खूबसूरती के साथ शूट किया है। तो वो सॉन्ग सुना देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हिलोर मारे, हिलोर मारे, हिलोर मारे, हिलोर मारे, दिखने जब से तो के जियरा हिलोर मारे, दिखने जब से तो के जियरा हिलोर मारे, मिले खातिर तो से मनवा बड़ जोर मारे, हाँ, मिले खातिर तो से मनवा बड़ जोर मारे, हिलोर मारे, हिलोर मारे, हिलोर मारे, हिलोर मारे, मोहने सूरतों पे चाल मतवारी, मर लेज पे दुनिया सारे, मोहने सूरतों पे चाल मतवारे, मारे लेज पे दुनिया सारे, अंजूर मारे, हाँ, हाँ। अंजूर मारे, अंजूर मारे, अंजूर मारे, तोरा गोरा रंग बहुते अंजूर मारे, तोरा गोरा रंग बहुते अंजूर मारे, मिले खातिर तो से मनवा बड़ जोर मारे, मिले खातिर तो से मनवा बड़ जोर मारे, हेलोर मारे, हेलोर मारे, अनजाने में दिल हो गए तुहार, तोरे से हो गए बा हाँ, हाँ। प्यार,
अनजाने में दिल हो गई तुहार, तोरे से हो गइल बा प्यार, जोर मारे बड़ी जोर मारे, जोर मारे बड़ी जोर मारे, तुहे पावे के ललसा बड़ी जोर मारे, तुहे पावे के ललसा बड़ी जोर मारे, मिले खातिर तो से मनवा बड़ी जोर मारे, मिले खातिर तो से मनवा बड़ी जोर मारे, हेलोर मारे, हेलोर मारे। ओहो, बहुत शानदार, गजब गजब। मुझे लगता है कि साक्षात देवी को सुन रहा हूं मैं। थैंक यू सो मच। और मैम एक और सवाल, अभी ये गाने को सुनने के बाद अब मुझे थोड़ा सा वापस इधर आना पड़ रहा है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, भोजपुरी जब तक आप मतलब आप यहाँ पे थी और जिस तरीके से आपने उसे सँभाला था, जिस तरीके से आपने अपने भोजपुरी लोकगीत की रक्षा की थी, तो कभी मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग गर्व फ़ील करते हैं, महसूस करते हैं कि एक ऐसी बेटी, सारण की बेटी जिन्होंने भोजपुरी को पूरे विश्व स्तर पे वो ले गईं और बहुत ही शानदार तरीके से गा के, भोजपुरी के खूबियों को बता के, भोजपुरी कितना है प्यारा, इसके बारे में बता के। लेकिन आजकल जो ये अश्लीलता, अभद्रता गानों में आ गए हैं, इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? और एक और सवाल ये है मेरा, बहुत एक और सवाल है कि बिल्कुल जैसे कि आपने देखा होगा मैम कि महिषासुर के वध के लिए देवी का अवतार हुआ था। क्या अश्लीलता को हराने के लिए देवी एक बार फिर से अवतरित होंगी? मतलब वैसे तो आप हैं, एक्टिव हैं, लेकिन उस अवतार में, जिस अवतार में आप पहले से रही हैं। बिल्कुल हम लोग तो हमेशा चाहेंगे कि जो भोजपुरी की गरिमा है उस वो बरकरार रहे, और मैं उसके लिए हमेशा ही तत्पर हूँ और हमेशा रहूंगी। और मैं अपने पूरे कैरियर में मैंने उन्हीं गीतों को गाया है, या तो पारंपरिक गीतों को गाया है और कुछ नए गीतों को भी गाया है, नए गीतकारों को भी गाया है। तो भोजपुरी की जो सुंदरता है उसको बरकरार रखते हुए, उसको कायम रखते हुए गाया है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही दुखद है कि जिस तरह से आज के कलाकारों ने भोजपुरी को इतना नीचे स्तर पे ले गए हैं। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत ही घातक है, और ये कहीं ना कहीं क्राइम को भी बढ़ावा देते हैं। जिस तरह से जो यंग जनरेशन है, उनको रियल भोजपुरी के बारे में पता नहीं है। जो हमारे पारंपरिक गीत है वो तो आजकल के ही गाने बिल्कुल। सुन रहे हैं, बच्चे हो गए या फिर यंग जनरेशन है। तो मुझे लगता है कि ये पूरे समाज में क्राइम को भी बढ़ावा दे रहे हैं। जिस तरह से औरतों की बेइज्जती की जाती है, जिस तरह से भोजपुरी गानों में जो लिरिक्स है उसका लेवल इतना मतलब नीचे स्तर का होता है, तो मुझे लगता है कि ये पूरे समाज के लिए बहुत घातक है। और जो हमारा रियल भोजपुरी है, रियल भोजपुरी यानी जो जो संगीत परंपराओं से चलता आ रहा है, आप देखेंगे कि भोजपुरी जो संगीत है वो बहुत रिच है, बहुत ही समृद्ध है। आप देखिए कि और हमारे यहाँ जो मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक जो भी संस्कार है उस पे गीत संगीत है। जन्म जब होता है तो उस समय सोहर गाया जाता है, और जब मृत्यु होती है तो उस समय निर्गुण गाया जाता है। और जो भी त्योहार है उसके गाने, देखिए छठी मैया के गीत होते हैं, जब देवी माँ की पूजा होती है तो देवी गीत पचरा गाया जाता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि मौसम पे भी गीत है, जैसे होली के समय होली गाया जाता है, और जब चैत का समय आता है तो चैती गाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा रिचनेस है हमारे भोजपुरी जो परंपरा के गीत है। और परंपरा से अलग हटके भी पुराने जमाने में उसमें उस टाइम जैसे फिल्में भी बनी तो बहुत ही स्तरीय फिल्में बनी, जैसे कि लागी नाही छूटे राम, गंगा मैया तो तेरी चढ़ेबो, नदिया के पार, और भी बहुत सारे गीत है, बहुत सारी फिल्में बनी। तो आधुनिक काल में भी बहुत सारी अच्छी रचनाएं हुई। और उसी काल में भिखारी ठाकुर जी, महेंद्र मिश्र जैसे लोग, महेंद्र मिश्र जी और भिखारी ठाकुर जी, हम लोग का सौभाग्य है कि छपरा की धरती से वो लोग पैदा हुए। और उन्होंने भोजपुरी की जो मान मर्यादा है उसको उसको काफी ऊंचे स्तर पे ले गए। भिखारी ठाकुर जी के जो साहित्य है वो बहुत ही उत्कृष्ट है, बहुत ही संवेदनशील है। और यहाँ तक कि उनका उनकी रचनाएं इतनी पावरफुल थी कि उन्होंने समाज को बदल दिया। समाज में जो कुरीतियां थी उसके लिए लोग अवेयर हो गए।
तो मैं कहती हूँ कि ये कला है। लेकिन आज जो है, आज पूरा भोजपुरी भाषी, आज हमें शर्म महसूस होती है। हम क्या डेफिनेटली। बाहर के लोग जब देखेंगे कि ऐसे गाने बनते हैं भोजपुरी के, तो क्या मैसेज जाएगा? इससे ये भी मैसेज जाता है कि बिहार के लोग किस तरह के हैं कि ऐसे गानों को सुनते हैं। इवन इन सब गानों को कैसे, और सबसे विडंबना की बात है, जो कलाकार भोजपुरी के, जिन्होंने नाम इतना हंसा रहे हैं पूरे समाज में, हम सभी भोजपुरी भाषी का, बाहर के प्रदेश में वो लोग हम लोग की बेइज्जती कर रहे हैं, उनको बिहार के लोग या अपने आप को वो स्टार, सुपरस्टार समझते हैं। ये बहुत ही मुझे लगता है कि विडंबना है, ये बहुत ही गलत बात है मुझे लगता है। तो इसमें चेंजेस की जरूरत है, और चेंजेस के लिए सिर्फ कलाकार नहीं बल्कि पब्लिक को भी अवेयर होना पड़ेगा, और ऐसे गीतों को जो कि इतना गलत मैसेज देते हैं उसका बहिष्कार होना चाहिए। बिल्कुल मैम, बहिष्कार तो होना चाहिए और मुझे लगता है कि बिहार की जनता और खासकर बिहार की संस्कृति उन्हें तो कभी माफ़ नहीं करने वाली, जो इस तरीके के गानों को प्रमोट कर रहे हैं और गा रहे हैं। मैं ना बहुत सारे सिंगरों से मिला इन दिनों, तो मैंने बोला आपका उदाहरण देके बोला कि वो भी थीं और भोजपुरी ही गाती थीं, लेकिन उनके भोजपुरी में प्यार होता था, उनके भोजपुरी में मोहब्बत का असली मायने होता था, उनके भोजपुरी में विरह होता था, जुदाई होती थी, वो सब होता था। और उसी पे आपका एक वो गाना था, सजन राजधानी पकड़ के आ जाइए। मैं चाहूँगा थोड़ा-सा वो सुना दें। मैं जरूर सुना देते। बिल्कुल। जब आए होली दिवाली, तू ले आयो चुनरी नाले, चुनरी नालैयो तो नालैयो, सजन राजधानी पकड़ के आ जइयो, आ जइयो, आ जइयो, सजन राजधानी पकड़ के आ जइयो, आ जइयो, आ जइयो, ले लो कागज ले लो कलम, लिख दो अपना पता बलम, जाके जल्दी से आओगे, खाओ पहले मेरी कसम, किया कारोबार है तुझ पे अर्पण है, लियो भूल न जाइयो कंगन, कंगन ना लियो तो ना लियो, सजन राजधानी पकड़ के आ जइयो, आ जइयो, आ जइयो, सजन राजधानी पकड़ के आ जइयो, आ जइयो, आ जइयो, जब आए होली दिवाली, ओहो! तू ले आयो चुनरी लाले, चुनरी ना लियो तो ना लियो, सजन राजधानी पकड़ के आ जइयो, आ जइयो, आ हाँ। जइयो, सजन राजधानी पकड़ के आ जइयो, आ जइयो, आ जइयो। ओहो! क्या कहने! बहुत शानदार, बहुत मतलब मुझे लगता है वो पुरानी यादें फिर से वैसे तो मैं जब वक़्त मिलता है अगर भोजपुरी सुनने का कभी वक़्त मिलता है तो आपका या फिर जो भी हमारे बहुत ही शानदार गायक थे, भरत शर्मा जी थे, तो उन लोगों को ही सुन लेता हूँ और बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी सिंगर थे जिन्होंने भोजपुरी को और ज़्यादा गौरवान्वित किया और ज़्यादा उसे आगे लेके गए। अच्छा मैम, अभी थोड़ा-सा लीग से हट के मैं एक क्वेश्चन या फिर अभी लीग पे आ रहा हूँ। ये दोनों बात कह सकते हैं क्योंकि मैं पूछने वाला हूँ कि इस कोविड काल में क्या स्थिति रही है कलाकारों की? देखिए, ये तो कोविड काल जो है वो काफी चैलेंजिंग रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए, नॉट ओनली कलाकार। हुँ, बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हुए हैं, बहुत लोगों को इफेक्ट हुआ है। और बहुत तरह की क्षति हुई है। एक तो लोगों को, बहुत सारे लोग बीमार पड़े, बहुत सारी फैमिलीज में उनके घर के परिवार के लोग इस दुनिया से चले गए। इवन मेरे परिवार में भी कुछ डेथ हुई। मेरी बुआ, उनके बेटा कोविड की वजह से, और भी मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड वो भी कोविड से चले गए। तो एक इस तरह की भी क्षति हुई, और साथ ही साथ लोगों का जो बिजनेस है उस पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डला है कोविड की वजह से।
जो लोग भी जैसे मैं ऋषिकेश में रहती हूँ, तो ये जो इलाका है वो पूरी तरह से टूरिस्ट इलाका है, और जो भी बिजनेस है वो टूरिस्ट के ऊपर ही बेस्ड है। यहाँ पे ज्वेलरी, कपड़े, सब कुछ टूरिस्ट जब आते थे वो खरीदते थे। तो वैसे बिजनेसमैन जो है वो घर पे बैठ गए हैं। एक सपोज छोटे छोटे बिजनेसमैन, चाय बनाने वाले लोग या फिर रेहड़ी पे कुछ कुछ बेचने वाले, सबका बिजनेस बिल्कुल ही जीरो हो गया है। यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से गाड़ियां नहीं चल रही हैं, तो जो ऑटो रिक्शा वाले हैं उन लोगों का बिजनेस बाधित हुआ है। तो कहीं ना कहीं हर तरह से क्षति हुई है। और साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुआ है। जिस तरह से लोगों से जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कई बार लोगों को साइकोलॉजिकली दे आर गेटिंग इल, कुछ लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम रहा है पूरे विश्व के लिए, और उसमें कलाकार की भी स्थिति वैसी हो गई है। हम सब कलाकार जो है वो पब्लिक के लिए परफॉर्म करते हैं, पब्लिक के साथ ही हमारा एक बहुत ही गहरा रिश्ता होता है, वो अभी फिलहाल कुछ दिनों से टूट चुका है। साथ ही साथ मंच पे हम लोग सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, तो वो मंच नहीं मिल रहा है। और बहुत सारे ऐसे भी कलाकार हैं, कुछ लोग तो फाइनेंशियली उनके पास बैंक बैलेंस है, तो वो कुछ लंबे समय तक अपने आप को बिना काम के भी रख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियन हैं जो कि एवरीडे कमाते हैं, तो उनकी जीविका चलती है, उनकी फैमिली की जीविका चलती है। वैसे ही बहुत सारे, अब जैसे शादी विवाह नहीं हो रहा है तो बैंड बाजा वाले लोग, या फिर बहुत सारे डीजे वाले लोग, साउंड सिस्टम वाले, टेंट वाले लोग, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सारे लोग अफेक्टेड हो गए हैं इससे। हाँ बिल्कुल, आप छपरा वासियों को, क्योंकि आप छपरा से हैं और मुझे लगता है छपरा वासी आपका कहा ज़रूर मानेंगे, और अगर उन्हें डिप्रेशन हुआ होगा या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा, तो आपकी बातों को सुन के वो बिल्कुल फिर से वो बहुत ज़्यादा ताज़गी महसूस करेंगे, एनर्जेटिक अपने आप को महसूस करेंगे। तो आप कुछ कहें उनसे, छपरा वासियों से? बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी अभी फिलहाल, जैसे कि वैक्सीन लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट का जो भी गाइडलाइन है, क्योंकि ये भी नया वायरस है, इसके बारे में सबको पता नहीं है। तो जो भी डॉक्टर्स और जो भी गवर्नमेंट जो भी नियम हम लोगों के लिए बना रही है, हमारा कर्तव्य है कि उसका पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी बना के रखने की जरूरत है, क्योंकि अभी पूरी तरह से हम कोविड फ्री नहीं हुए हैं। और साथ ही साथ वैक्सीन मुझे लगता है कि सबको लेना चाहिए, जो लोग जिनके लिए अप्रोप्रिएट है, उसमें सारे रूल्स बने हुए हैं कि किसको कौन से लोग ले सकते हैं, शायद प्रेग्नेंट वुमेन नहीं ले सकते, जो भी है आप अच्छा रहेगा जो ऑथेंटिक लोग हैं उनसे जानकारी लेके वैक्सीन जरूर लें। और साथ ही साथ बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जो डिप्रेशन भी हो रहा है तो उसको समय के लिए मानिए कि ये तत्कालिक है, और सब कुछ समय के साथ अच्छा हो जाएगा। और थोड़ा घर में एक्सरसाइज करने की जरूरत है। एक्सरसाइज भी जैसे घर में ही थोड़ा वॉक कीजिए, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज करने से कहीं ना कहीं इंसान को डिप्रेशन कम होता है। तो और घर में अगर आप रह रहे हैं तो घर में एक रूटीन जरूर फॉलो करना चाहिए। शुरू से सुबह से लेके शाम तक एक डायरी जरूर मेंटेन करिए, और उसमें लिखिए कि मुझे क्या क्या करना है। सुबह में उठ के गर्म पानी पीना है, हमें जो भी दवाइयां होती हैं, विटामिन सी या मल्टीविटामिन, अच्छा इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने की भी जरूरत है। तो इम्यून सिस्टम किन किन चीजों से अच्छा होगा उसकी आप जानकारी डॉक्टर से लेके उसको करें। और मुझे लगता है कि अभी क्योंकि बहुत सारे लोग घर में बैठ गए हैं और बहुत डिप्रेस्ड हो रहे हैं, उनके लिए रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं एवरीडे एक डायरी नोट करती हूँ कि मुझे सुबह से शाम तक क्या क्या करना है। मुझे अपने कपड़े जो है, मेरे बहुत सारे कपड़े हैं, उनको मैं सिस्टमेटिक करती हूँ किसी दिन, कभी मैं कुकिंग करती हूँ। मतलब एक मुझे लगता है रूटीन लाइफ लेना जरूरी है, ताकि आपका दिमाग जो है वो कोरोना से अलग हटके थोड़ा डाइवर्ट हो, कुछ क्रिएटिविटी हो। बिल्कुल, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि कोई अगर आपके गानों को सुनेगा, तो उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगा, ये मेरा दावा है। और साथ ही साथ वो डिप्रेशन में भी नहीं जाएगा। तो मैं मतलब बिना कुछ सवाल के मैं यही चाहूँगा, आप गाना कुछ मतलब गाते रहना, सुनना बहुत अच्छा लग रहा है आपको, और खासकर आप जब अभी ठीक है, लाइव मैं हैं। एक हिंदी सॉन्ग आपको सुनाती हूँ। हाँ, ये बिल्कुल, भी मेरे एल्बम का है, और इस एल्बम का नाम है साथिया। साथ ही ओके। साथिया एल्बम से ये सुनाती हूँ, लोग चाहे तो यूट्यूब पे देख सकते हैं इसको।
साथिया तेरे बिन जिया लागे, साथिया तेरे बिन जिया लागे ना, जाओ कहाँ ये बता, तेरे बिन जिया लागे ना। दिल की कहानी, राज की बातें, गम का फसाना किसको सुनाए, सारे जहां में एक तुम ही हो, हमदम मेरे ये कैसे बताए, दूर रहा जाए ना, दूर रहा जाए ना, तेरे बिन जिया लागे ना, साथिया तेरे बिन जिया लागे ना, जाऊं कहाँ ये बता, तेरे बिन जिया लागे ना। ओहो, क्या कहना, बहुत ही शानदार। मैम, आपकी आवाज़, मतलब मैंने बहुत सारे सिंगरों को सुना है, आपकी आवाज़ बिल्कुल अलग है। आपको ये तो बहुत जगह से आपको सुनने को मिला होगा कि आपकी आवाज़ जो है बिल्कुल जितने भी सिंगर हैं, उस दिगा से हट के एक अलग है, और शायद यही वजह है कि आपने भोजपुरी में भी, और अभी आप हिंदी भी गा रही हैं, उसमें भी आप एक अलग पहचान हिंदी में भी अपना बनाएँगी, और भोजपुरी में तो ख़ैर आपका है ही। बहुत ही उम्दा और आला पहचान है, बहुत ही गज़ब का पहचान है। वैसे मैम, आपका हिंदी में आपका फ़ेवरेट सिंगर कौन है? देखिए मुझे ज्यादा है, वो पुराने सिंगर्स बहुत अच्छे लगते हैं। अगर बॉलीवुड की बात करेंगे तो मुकेश जी की आवाज की मैं फैन हूँ, क्योंकि उनकी आवाज में बहुत दर्द है और बहुत वेट है और बहुत माधुर्य है की आवाज में। तो वो मुकेश जी मुझे अच्छे लगते हैं। और उनसे भी पहले एक सिंगर थे केएल सहगल साहब, उनकी आवाज भी, उनकी आवाज का भी कोई जोड़ नहीं है, बहुत ही जबरदस्त आवाज है। और कुछ पाकिस्तानी सिंगर्स भी मुझे अच्छे लगते हैं, जैसे आबिदा परवीन जी हैं, रेशमा है, मेहंदी हसन साहब हैं, क्योंकि इन सब की आवाज बहुत वेटेड है और एकदम दिल तक पहुंचती है। देखिए सुर लय ताल में तो बहुत लोग गा लेते हैं, लेकिन एक आवाज होती है जो आपको बहुत छूती है। हुँ, तो कुछ सिंगर्स की आवाज जो है वो बहुत दिल को छूती है। तो ये तमाम सिंगर्स मेरे फेवरेट हैं। जैसा कि मैंने बोला कि आपकी आवाज़ बिल्कुल अलग है, तो वो दिल तक कनेक्ट करती है, ऐसा कह सकते हैं। मैम, जी। आप इनमें से किसी का एक गाना गाइए, क्योंकि ये एक आपके जो फ़ेवरेट हैं, हम उनका भी गाना आपके मुँह से सुनना चाहते हैं। हाँ, एक सिंगर है रेशमा जी, उनकी उनकी उनका एक गीत है लंबी जुदाई, जो फिल्म में हुँ, भी आई है, हुँ, सुना देती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। बिछड़े अभी तो बस कल परसों, जियोगे मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत ना आई तेरी याद क्यों आई, हाय लंबी जुदाई, 4 दिनों दा प्यारो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, होठों पे आई मेरी जान दुआई, हर लंबी जुदाई, 4 दिनों तक प्यारो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, एक तो बलम मेरे पास नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई
आस नहीं रे, उस पे ये सावन आया, उस पे ये सावन आया, आग लगाई, हाय लंबी जुदाई, 4 दिनों तक प्यारो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। ओहो गजब मैम। मैं अक्सर ये बोला करता हूँ कि 2 टाइप के गाने होते हैं। एक को सुनने के बाद इंसान एकदम पूरा जोश में आ जाता है, पूरा एकदम वो जो है स्टेज गूंजने लगता है, वॉव! गजब ऑसम। और दूसरा होता है जिसके बाद एकदम पूरा स्टेज शांत, कोई आवाज़ नहीं आती, सब या लोग एकदम खामोश हो जाते हैं। तो अभी ये गाने को सुनने के बाद मेरे को बिल्कुल वही वाला टच मिला। मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं इस पे क्या रिएक्शन दूँ, क्या बोलूँ, क्योंकि इतना शानदार तरीके से आपने गाया, इतना गजब तरीके से गाया। अ, दैट्स ग्रेट मैम, बहुत शांत, गजब। मैम अपने सफ़र के बारे में थोड़ा-सा बताएँ हमें और छपरावासियों को भी और साथ ही साथ जितने लोग हमें देख रहे हैं कि किस तरीके से आपका ये सफ़र शुरू हुआ और यहाँ तक आप पहुँची हैं और अपने बिहार का नेतृत्व भी करी हैं आप अलग-अलग न कि सिर्फ स्टेटों में बल्कि अलग-अलग कंट्रीज़ में, देशों में। इसके बारे में बिल्कुल बताएँ। देखिए, मेरा बचपन तो छपरा में ही गुजरा है और छपरा के मंचों पे मैंने प्रोग्राम सबसे पहले शुरू किया। वहाँ पे एकता भवन है, हुँ, वहाँ पे मैं परफॉर्म मैंने किया है, काफी सारे प्रोग्राम्स किए। फिर ज्योति सिनेमा है, उसमें भी कल्चरल प्रोग्राम होते थे 15 अगस्त 26 जनवरी को, तो वो भी हम अटेंड करते थे। और ये जो आपका रेडियो है मयूर, अभिषेक जी, वो लोग हम लोग साथ में ही सब गाते बजाते थे एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट। हुँ। और वहीं से सफर शुरू हुआ। और उसके बाद जब मैंने 10th पास कर लिया, उसके बाद मैं दिल्ली आई। दिल्ली में मैंने स्ट्रगल किया थोड़ा बहुत, और मेरे पिताजी का बहुत साथ रहा, साथ मिला। और फिर मैंने एक एल्बम निकाला पूर्वा बयार, और वहीं से मेरी जो प्रोफेशनल जर्नी है वो शुरू हुई। वो एल्बम बहुत हिट हुआ, और उसके बाद बहुत सारे एल्बम्स मैंने रिलीज किए। पहले मोरे राजा, राजधानी पकड़ के आ जाइयो, फिर यारा, बावरिया, और भी छठी मैया के गीत आए, और ये सब तमाम गीतों को लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। और वो जो सिलसिला शुरू हुआ 2003 से, वो अभी तक चल रहा है। बहुत ही प्यारी जर्नी रही है आपकी। मैम आपने एक एक गाने का ज़िक्र किया अइले मोर राजा। ये सॉन्ग जहाँ से आपने शुरुआत की थी अपने करियर में बहुत आगे और आज इस मुकाम पे हैं। मैं चाहूँगा ये सॉन्ग एक बार फिर से इसको तरोताज़ा कर दीजिए अइले मोरे राजा को। अइले मोरे राजा लेके ढोल बाजा, अरे! रे मुझसे कहे मोर सखिया सहेलिया, पायलिया बाज छमा छम रे, पायलिया बाज छमा छम। कहेल सखिया छोड़ा शर्माए, पिया मिलन के रात बआए, आजा मिलन के गीता तू गावा, नाचा ए सजने ढोल बजावा। धड़केला छाती सुन तोर बाती, रे चुक चुक चल मनवा के रलिया, पायलिया बाज छमा छम रे, पायलिया बाज छमा छम। अइले मोरे राजा लेके ढोल बाजा, रे मुझसे कहे मोर सखिया सहेलिया, पायलिया बाज छमा छम रे, पायलिया बाज छमा छम। ओह! बहुत शानदार मैम, बहुत ही गज़ब, बहुत ही उम्दा। और मैम मैं अब ये आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो कोविड-19 है, इसका दौर तो अब खत्म हो जाएगा और ऐसा लग रहा है कि दूसरा फ़ेज़ जो चल रहा है और तीसरा फ़ेज़ जिसके बारे में लोग कह रहे हैं, भगवान ना करे कि वो फ़ेज़ आए। लेकिन अगर अभी आप देखें तो बिहार की स्थिति अभी तो आप ऋषिकेश में हैं, तो अगर बिहार में आइएगा तो अभी भी लोग जो हैं आपको दिखेगा कि अब फिर से जब लगता है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, तो कुछ लोग जो हैं रूल तोड़ रहे हैं या फिर कुछ लोग ऐसे ही निकल रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए
मैं यही कहूंगी कि अभी भी लूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनके घर में, जिनके परिवार के लोग उनसे दूर हो गए हैं कोविड के कारण, मतलब जिन लोगों की डेथ हुई है, उनको ये बात समझ में आ रही है कि कोविड कितना ज्यादा खतरनाक है। जब तक आप उसको, आपको नहीं हुआ है तब तक सब कुछ सही है, लेकिन कोविड का कुछ रूप जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो मैं यही कहूंगी कि जब भी जाए मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का लगातार यूज करें, और अभी भी संभावना है कि थर्ड वेव हम लोग नहीं चाहते हैं कि आए, लेकिन अगर उन सब से बचना है तो मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन तक प्रिकॉशन की जरूरत है। और जब तक कि 80% तक वैक्सीनेटेड हम सभी नहीं हो जाते हैं, तब तक खतरा हम लोग के बीच अभी भी बना हुआ है। तो सब लोग को कोऑपरेट करने की जरूरत है। गवर्नमेंट को ही आप सिर्फ कुछ नहीं कह सकते, हमारा एज ए पब्लिक भी हमारा कर्तव्य होता है, क्योंकि हमारा जो कंट्री है भारत, और सब देशों में जल्दी इसलिए भी कंट्रोल हुआ है कि पॉपुलेशन कम है। जिस तरह से हमारा भारत पॉपुलेटेड है, उस समय मुझे लगता है कि और भी ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत है। बिल्कुल मैम। और आप आपके जो इतने सारे आपने गाने गाए और आपने ये सब जो बातें बताई, मुझे लगता है बेशक लोगों पे इसका फ़र्क साफ दिखेगा। और जो आपने ये भोजपुरी के बारे में कहा है कि जिस तरीके के भोजपुरी में कुरीतियाँ आई हैं, जिस तरीके से भोजपुरी में अभी थोड़े बहुत बदलाव देखने को मिले। हालाँकि आपके टाइम में भी वो थी, वो सब थी और कुछ ऐसे सिंगर थे जो उस टाइम भी अश्लीलता और अभद्रता को प्रमोट कर रहे थे और उन सब के बीच में आपको आके आप अपना जो एक है कि एक भोजपुरी जो है बहुत ही शानदार है, बेहद खूबसूरत है, इसका झंडा फहराना टफ रहा होगा क्योंकि उस टाइम वही लोग स्टार थे मैम। जी हाँ, बिल्कुल। जब मैं अपनी बात करूं, जब मैंने कहा कि मैं भोजपुरी में पारंपरिक गीतों को लेके अपना पहला एल्बम निकालना चाहती हूँ, भिखारी ठाकुर जी, महेंद्र मिश्र जी के गाने होंगे, और भी जो तमाम सदियों से चलते हुए भोजपुरी का पारंपरिक गीत है, जो पूर्वा बयार एल्बम है, उसमें सारे पारंपरिक गीत है। तो कोई भी जो कंपनी थी वो इसके लिए रेडी नहीं थी, क्योंकि उनका यही कहना था कि भोजपुरी में तो सिर्फ अश्लीलता बिकती है। उस टाइम भी वही दौर था हाँ। जो आज आज कुछ ज्यादा है, लेकिन उस टाइम में भी भोजपुरी में अश्लीलता थी। लेकिन लकली क्योंकि मेरी आवाज बिल्कुल डिफरेंट है, और संगीत का भी एक पावर होता है, अच्छा हुँ। संगीत तो लोग अच्छा लगेगा ही, और इन सब कारणों से मेरे एल्बम काफी, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो अच्छी चीजें हैं वही कायम होती हैं। आज भी हम बात करते हैं महेंद्र मिश्र जी की, भिखारी ठाकुर जी की, और जिन लोगों ने भोजपुरी में अच्छा कार्य किया है उसकी ही बात होती है। तो आज भी जो दौर है, आपको लगता है कि आज के जो गाने चल रहे हैं उसको इवन 2 इयर्स के बाद भी लोग उसको याद नहीं रखेंगे, हुँ। लेकिन जो हमारे पावरफुल गीत संगीत है वो उसको आज भी याद किया जाता है। छठ मैया के गीत कभी पुराने नहीं हो सकते। जब छठ का त्योहार आता है तो हम वही गाने सुनते हैं, केरवा के पात पर, और केरवा जो फरेला घवत से, का चही बास के बह गया। तो मुझे लगता है कि जो सिंगर्स ऐसे गाने गा रहे हैं उसका कुछ भविष्य नहीं है, अच्छी चीजों का ही भविष्य होता है और वही कायम होता है। वो तो है लेकिन क्या आपके मन में कभी ऐसा ख़्याल आया कि इसमें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके हम करेंगे अच्छे-अच्छे गाने गाएँगे, तो आपके मन में कभी ख़्याल नहीं आया कि चलो एक कदम अश्लीलता की तरफ, ऐसा आपके मन में? देखिए, एक इंसान की एक इनर फीलिंग भी होती है। अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर आप किसी को गाली देंगे तो आपको लाख रुपया मिल जाएगा, तो हो सकता है कि कुछ लोग इसके लिए रेडी हो जाएं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज के लिए कभी रेडी नहीं हो सकते। तो वो वैसी वैसी लोकप्रियता जो मुझे अंदर से फील हो रहा है कि मैंने कुछ गलत करके लोकप्रियता हासिल की है, तो मुझे लगता है कि वो काम एक नैतिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। अगर अश्लील गाने, यानी कि हम एक अपने मुख से गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही साथ हम अपने समाज को एक गलत दिशा में ले जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं से भी मुझे स्वीकार्य नहीं है। और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी मिल जाए, मैं ये कार्य नहीं कर सकती हूँ। मुझे ये पसंद है कि लोग मुझे नहीं जाने। अच्छा गा के अगर मुझे लोग नहीं जान रहे हैं, इट्स बेटर देन कुछ गलत गा के बहुत सारे लोग मुझे जान जाए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल और मुझे लगता है कि शायद यही आपके एक एक आपकी एक वो कहा जाता है ना जहाँ नैतिकता होती है, जहाँ अच्छाइयाँ होती है, वो हमेशा सर्वदा सबसे ऊपर होता है और यही वजह है कि ना कि सिर्फ़ आप
बिहार स्टेट या फिर भारत के अलग स्टेट बल्कि पूरे कंट्रीज़ में या फिर और भी ब बाकी सारे बहुत सारे कंट्रीज़ में जाती हैं और अपने आप को प्रेज़ेंट करती हैं, बिहार को प्रेज़ेंट करती हैं। मैम, आखिरी संदेश अगर छपरा को कुछ देना चाहेंगी, अगर कुछ कहना चाहेंगी इस शो का? बस मैं छपरा की हूँ और छपरा से मेरा बहुत अच्छा संबंध है। छपरा के लोगों ने मुझे बहुत बचपन से मुझे देखा है, मुझे प्यार दिया है, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और मेरा छपरा में घर भी है, ज्योति सिनेमा के पास। मैं कभी-कभी जाती हूँ। अभी लॉकडाउन की वजह से मैं ज्यादातर ऋषिकेश में रही हूँ। ऋषिकेश में मेरा आश्रम है, तो ऋषिकेश में मैं टाइम स्पेंड कर रही हूँ। और छपरा वासियों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और यही संदेश देना चाहूंगी कि हमारी जो धरती रही है वो बहुत विद्वानों की धरती रही है। राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग यहाँ पैदा हुए, भिखारी ठाकुर जी, महेंद्र मिश्र जी और भी तमाम दिग्गज पैदा हुए सारण की धरती पे। तो उस सारण की धरती की गरिमा हमें बचा के रखनी है और अच्छे संगीत से जुड़ना है, जो संगीत हमें ऊंचे स्तर पे ले जाता है, अच्छी फीलिंग देता है, वैसे गीतों को सुनना है। और साथ ही साथ अभी कोविड का समय है, आप सभी लोग कोविड से जो भी गाइडलाइन है, जो भी सुरक्षा से जो भी सुरक्षा के लिए जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। ओके मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज।